बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, तो बायोमोलिक्यूल सबसे पहले होता क्या है और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत जितने भी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, और इसके बाद से कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं, जिनके चलते हम अपने डेवलप कर सकते हैं, दिमाग को डेवलप करते हैं, शरीर को डेवलप करते हैं, और जिनके द्वारा हमारा जीवन अच्छे से चलता है, उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स इसेंशियल कंपाउंड है हमारे जीवन के लिए, ठीक है, इसेंशियल कंपोनेंट है। अगर वो बायोमॉलिक्यूल्स हमको नहीं मिलता है तो फिर हमारा ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, ठीक है। विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो विटामिन, प्रोटीन ये सब लेना पड़ता है, और लेकर के हम लोग अपने हेल्थ को सही करते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ इसका। बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो आगे चल करके बायोकेमिस्ट्री बन जाएगा। मतलब ये काफी बड़ा पोर्शन है, बायोलॉजी में भी पढ़ना है, और आगे आप जाइएगा हायर स्टडीज में, बीएससी एमएससी में, तो ये बायोकेमिस्ट्री करके एक पूरा पोर्शन ही बन जाता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। तो हम बोलबे कि आप लोग से कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन का बेसिस है ये, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम, दे बिल्ड अप द living system, they build up the living system, and responsible for growth and maintenance। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ये काफी जरूरी है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बायोमोलिक्यूल्स कई तरह के होते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, etc। तो बहुत सारे हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सेल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे सेल्स के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं बायोमोलिक्यूल्स। चलिए, तो एक एक करके इन बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी हम लोग करेंगे। सारे के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। और न्यूक्लिक एसिड में हम लोग बेसिकली डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए और आरएनए, तो इन सब के बारे में भी हम लोग स्पेशली देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये सबसे मुख्य है इस चैप्टर का, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानना है। और उसके बाद से तुम्हारा प्रोटीन है, तब विटामिन है, तब न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहली बात कि देखो, एक इसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट चलता है और एक न्यू कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट में इसका डेफिनेशन बताया गया है
इस चैप्टर से जनरली 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन अभी कोई ये फिक्स नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में ये 4-5 मार्क्स का इसमें से आता है। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो इसको हाइड्रेट्स बोल सकते हो। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में जब जाओगे आप लोग तो क्या होगा वहां पे, ओल्ड कॉन्सेप्ट में साफ साफ यही वर्ड लेकर के चल दिया लोग, साइंटिस्ट लोग, और बोला हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखो कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हुआ है, तो इसका पहले हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। और ओल्ड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई CxH2O y। CX भी रहेगा, माने कार्बन का X एटम और H2O का Y एटम। देखो जी, अब इसमें डेफिनेशन में ही कहा गया है कि कार्बन के X एटम और H2O के Y एटम, इसका मतलब दो ही लोगों से मिलकर के ये बना हुआ है, एक कार्बन और एक वाटर। तो कार्बन के साथ वाटर है, इसीलिए इसको हाइड्रेट्स ऑफ हम लोग कार्बन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलिए, तो ये जो था ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे थोड़ा सा हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या ओल्ड कॉन्सेप्ट वाले सही भी थे कुछ, या फिर बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन था। तो मान लीजिए कि हम x का वैल्यू 3 रखते हैं और y का वैल्यू 3 रखते हैं। तो अगर ऐसा किया हमने तो फॉर्मूला मेरा बना C3H2O का होल थ्राइस। तो इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो क्या बनेगा, C3H6O3, C3H6O3, ठीक है ना। और ये तुम्हारा कंपाउंड कुछ ये बनता है, देखो जरा, CHO, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, हाथ मत उठाइए, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट मत कराइए। देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ C3 होगा, ओके, ये मिस्टेक से लिखा गया, C3 होगा यहाँ पे। तो C3H6O3, ठीक है ना। आप यहाँ पे मिलाइए, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन ये है, नीचे वाला तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन आप देख पा रहे हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, तो 2 है यहाँ पे, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6 है। तो हाइड्रोजन भी 6 है। और ऑक्सीजन आप देख सकते हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ऊपर, 3 है। तो यानी फॉर्मूला तो ये मेंटेन कर रहा है। और इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। मैंने बात ठीक, उन्होंने बोला मतलब जो भी डिफाइन किया उसके हिसाब से ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट था। और इसमें हम लोग एक नया टर्म जोड़ेंगे, डी और एल। देखो हम लोग एक नया टर्म जोड़ने वाले हैं, डी और एल। मतलब एक ही फार्मूला के दो कंपाउंड, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया है। और तुम देख पा रहे होगे यहाँ एक काइरल कार्बन है, ये जो कार्बन है वो एक काइरल कार्बन है। और काइरल कार्बन जो भी होता है, तुम्हें ये पता है कि काइरल कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ये रहेगा और एक इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये वाला फॉर्म जो है वो डी फॉर्म है, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ते हैं लेकिन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ते हैं। और इसी में कोई चाहे बोलेगा कि हम तो सर ऐसे करेंगे कि हमारा OH लेफ्ट में होगा, H मेरा राइट में होगा, तो फिर भी हम उसको मना नहीं कर पाएंगे और बोलेंगे कि ना चल तुम्हारा ठीक है। लेकिन ठीक है, तो इस बार बात बदल गया, ये वाला डी ग्लिसरॉल्डिहाइड था तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसीलिए आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया है कि जहाँ पे आप देखिएगा काइरल कार्बन वाला कंपाउंड, तो समझ लीजिएगा कि वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। यानी वो दिख रहा है सिंगल, लेकिन है वो दो फॉर्म में, एक फॉर्म को कैपिटल डी और एक फॉर्म को कैपिटल एल बोलेंगे। लेकिन ये कैपिटल वाला जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में चलता है, और बाकी जो चैप्टर पढ़ाए थे वहां पे डी और एल चलता है, जहाँ डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताता है और एल लिवो रोटेटरी बताता है।
लेकिन यहाँ का कैपिटल डी कैपिटल एल डेक्स्ट्रोलिबो नहीं बता रहा है। ये डी और एल एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज किया जाता है। और बेसिस क्या है पकड़ने का, डी कब और एल कब बोलेंगे, तो जब ओ एच राइट साइड में रहेगा तो डी बोलते हैं, और जब ओ एच लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसको एल बोलेंगे। अब जब दो तीन अल्कोहल आ जाएगा तब उस टाइम हम बताएंगे कि वहाँ डी कैसे लेना है। फिलहाल में जब एक ओ एच है यहाँ पे कायरल कार्बन पे, तो फिर वहाँ पे हमको देखना होगा कि ओ एच राइट साइड में है तो हम डी लिखेंगे, और अगर ओ एच लेफ्ट साइड में है तो हम उसको एल लिखेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला पे तो बिल्कुल ये ओल्ड कॉन्सेप्ट सटीक बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को तो मैसेज कीजिए। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब 3 के जगह हम लोग 6 रखते हैं। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 6 रखते हैं और y इज इक्वल टू 6 रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा बताओ जरा। तो C6 हो जाएगा और H2O का होल 6 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, C6H12O6। और ये दो लोगों का नाम होता है, तुम लोग जान लो आज के बाद। एक को कहते हैं ग्लूकोज और एक को कहते हैं फ्रुक्टोज, और दोनों का फॉर्मूला सेम है यही। तो आज के बाद तो ये लाइन तो बिल्कुल रट जाइए एकदम, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछेगा आपको, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला याद चाहिए, C6H12O6। ठीक है ना। तो अब इसमें फॉर्मूला में एक्स वाई सेम रखना जरूरी है। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने किया था तो वही चीज हम बता रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोगों ने यही किया था। ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट था नहीं, और लिमिटेड कंपाउंड पे ये वैलिड होता था, कुछ ही देर में ये फेल करेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब जब इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अभी आप लोग फिलहाल में स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, बाद में हम ट्रिक से बनाना सिखा देंगे। देखिए CHO CH2OH, यहाँ पे HOH होता है, यहाँ पे HOH होता है, यहाँ पे OHH होता है, यहाँ पे HOH होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लूकोज, और इसको कहेंगे हम ग्लूकोज। इसका भी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग डी ग्लूकोज देखते हैं। अब देखिए बाबू, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। डी और एल का कॉन्सेप्ट आगे चल के बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। अभी हम डी इसको क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे नीचे वाला OH है वो राइट साइड में होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में सबसे नीचे वाला OH कायरल में, तो कायरल कितने हैं, 1 2, ये 3 और ये 4। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, और बहुत जगह गलत सलत आंसर भी लिखा रहता है। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जनरली ग्लूकोज में ही पूछता है, लेकिन हम फ्रुक्टोज भी करा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को अगर आए तो फ्रुक्टोज भी लिख लोगे, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज में तो 4 है, एकदम सेटअप कर लीजिए। एक ये वाला, एक नीचे वाला, दूसरा, और एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 कायरल कार्बन है टोटल। तो ग्लूकोज नंबर ऑफ कायरल कार्बन बराबर 4। ध्यान रखिएगा इस बात को। और डी क्यों कह रहे हैं ये समझ लीजिएगा, क्योंकि पहले सबसे नीचे वाला अल्कोहल जितने लाइन होंगे उतना ही कायरल होगा। कायरल का मतलब तुम लोग को नहीं समझ में आया अभी तक। कायरल का मतलब ये होता है कि जिस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों। तो देखो ये कार्बन है, जो भी पॉइंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, देखो ये कार्बन पे देखो, इधर लेफ्ट में H है, राइट में OH है, नीचे में ये वाला ग्रुप है, और ऊपर में ये सारा बड़ा ग्रुप ले लिया जाएगा। ये और ये कार्बन सबको मिला के एक ग्रुप मानेंगे।
इसी तरह जब इस कार्बन पे आओगे तो लेफ्ट में एच है, राइट में ओ एच है, नीचे में ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप ले लेंगे, और ऊपर में ये मतलब यहाँ पे जब देखो मेरा हरा चल रहा है अभी बीच में, हरा बड़ा कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ देखेंगे, चारों ग्रुप अलग अलग दिख रहा है, तो उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। और अगर कहीं कायरल कार्बन है तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ही कंपाउंड दिखेगा लेकिन उसको दो गिना जाएगा। चलिए, तो ग्लूकोज पे फिट हुआ ये फार्मूला, और इसके बाद आपको फ्रुक्टोज भी जरा दिखा देते हैं। फ्रुक्टोज का कहानी कुछ ये था। फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, एक दो तीन चार, चार कार्बन हो गया, और ये आपका पांच, और फिर लास्ट में हो जाता है CH2OH। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टोटल कुल कितने कार्बन है। देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और इसके बाद से ये कायरल कार्बन हो गया, देख सकते हो। ये कायरल हो ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है। ये कायरल पहला वाला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन ही दिख रहा है। जब सेम ही ग्रुप दो दिख गया तो संभव ही नहीं है। या फिर ज्यादा डाउट है तो आप बना लीजिए स्ट्रक्चर। देखो जी, HHOH, तो देख लो दो एच एच मिल गया तो कहाँ से होगा। आई चार को इसकी वैलेंसी ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही फंस फंस गया, खत्म हो गया। अब ये वाला कायरल कार्बन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला भी कायरल कार्बन है क्योंकि इसके भी चार ग्रुप अलग अलग है। और बाकी CH2OH, देखो इस लास्ट वाले का भी दो गो तो H इस पे मिल गया, यानी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे छूट गया, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कुल मिला के कितने कायरल कार्बन हो रहे हैं। तो कायरल कार्बन का संख्या एक ये हो गया, एक तुम्हारा दूसरा, और ये एक तीसरा। तो तीन कायरल कार्बन मिल रहे हैं हमको फ्रुक्टोज में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन फ्रुक्टोज, इन फ्रुक्टोज टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम इक्वल टू 3। तीन टोटल कायरल कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये बिल्कुल फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक ये साइंटिस्ट लोग बचते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन मामला बिगड़ जाता है जब लिया जाता है एक्स का वैल्यू 12 और वाई का वैल्यू 12। तो एक्स का वैल्यू 12 और वाई का वैल्यू 12 जब लिया गया तो C12H2O12, तो अगर इसका फॉर्मूला तोड़ोगे तो C12H24O12 हो जाएगा। जबकि तुमको पता है कि C12 पे C12H22O11 आता है, और इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। और सुक्रोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता था, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। एक्चुअली में चीनी को भी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो चीनी का सोर्स था और इसका ये शुगर का ही फार्मूला है। तो ये तो इस फार्मूला पे सेट होना चाहिए था, ये फार्मूला C12 पे आना चाहिए था, लेकिन फार्मूला मेरा कुछ ये आ रहा है। तो मामला बिगड़ना शुरू हुआ यहाँ से, और ये फेल हो गया, इट फेल्स, और चाहे डज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ये फेल हो गया, या सेटिस्फाई कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर पाया। तो चलिए, पहला फेलियर ये दिखा। और कहीं भी एक रूल अगर एक पॉइंट पे भी फेल कर गया तो वो फिर रूल ही नहीं है। जैसे तुम लोग डॉल्टन साहब का थ्योरी देखे होगे, वहां पे उनका सारा पोस्टुलेट ही लगभग फेल कर जाता है। हाँ, फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर होता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद कर जाइएगा। दोनों स्ट्रक्चर बना दिए, एक ओपन करके और एक ये क्लोज, मतलब कंडेंस करके, ये दोनों फ्रुक्टोज है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देख पा रहे हो तुम लोग कि अभी तक हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट जो चल रहा था अब यहाँ पे फेल करना शुरू किया। पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे नहीं ले पाए हैं।
चलिए ये दूसरा पेज है। अब हम आते हैं तीसरे पेज में, ठीक है ना। तो अब देखो एक बात, मतलब हद तो तब हो गया जब x का वैल्यू 2 लिया गया और y का वैल्यू 2 लिया गया। तो x का वैल्यू जब 2 लिया गया तो CxH2O y ना होता है जी, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता था। तो C2H2O का होल ट्वाइस जब लिया गया तो क्या हुआ, C2H4O2 हो गया। और C2H4O2 को जब सजाया गया तो दो कार्बन थे, देखो, और ऑक्सीजन दो थे। तो इसका मतलब तो एक बात तय है कि दो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, और चार हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो खपत हो गया, तो तीन हाइड्रोजन ये लगा दिए। तो C2H4O2 का जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो कुछ ये स्ट्रक्चर आ गया। अब बताओ कहाँ से तुमको ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ये कहाँ से कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है बताइए। अब ये तो बिल्कुल ही एसिटिक एसिड है। अब बताइए ये लोग चले थे कार्बोहाइड्रेट बनाने और एसिड बनाने लगे तो मामला फंसने लगा। या फिर सेम फार्मूला का एस्टर बन सकता है। देखिए इसका एस्टर क्या बन सकता है, ये नहीं आता एग्जाम में, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोग की जानकारी के लिए। एक ये कंपाउंड बन सकता है इसी फॉर्मूले से, और इसका नाम होगा मिथाइल मिथेनोएट। ये जानना नहीं है, बस अभी जानकारी के लिए खाली बता देते हैं। ये दोनों कंपाउंड इस फार्मूला से बन सकता है, और ये वाला कंपाउंड एस्टर को डिनोट कर रहा है, ये कंपाउंड एसिटिक एसिड को डिनोट कर रहा है। तो अब तो हद हो गया एकदम, एस्टर बनाने चले थे कार्बोहाइड्रेट और बन गया एसिड, बन गया एस्टर। तो बात को यहीं पे समाप्त किया गया और सोचा गया कि अब कोई सॉलिड डेफिनेशन दिया जाए, क्योंकि ये सॉलिड डेफिनेशन नहीं है। तो सॉलिड डेफिनेशन के लिए बोलो, अब चलते हैं आगे। देखिए कहने का मतलब ये है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, लास्ट में एक बार बोलना ना, बोलेंगे जब। एक नंबर पेज है ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। देखिए इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि एक्स का वैल्यू यदि 2 और वाई का वैल्यू 2 लिया गया तो C2H2O का होल ट्वाइस हो गया। तो ये टूट करके C2H4O2 हो गया, और जब इसका स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये एसिड में बदल गया या फिर एस्टर में बदल गया, क्योंकि ये एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला होता है। तो अब मामला बिगड़ गया और पूरी तरह से इसको नकार दिया गया, और बोला गया कोई सॉलिड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का खोजा जाए, ठीक है ना, ताकि हम लोग 100% जहाँ मेरा ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अब साइंटिस्ट लोग नया डेफिनेशन खोजने चले ताकि वो 100% वैलिड हो और कहीं भी मामला उसका फंसे नहीं। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि नया कॉन्सेप्ट क्या निकला, नया डेफिनेशन क्या निकला। एकदम ध्यान से समझिएगा, और कई बार पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 2 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पहले डेफिनेशन एकदम अच्छे से सुन लीजिए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली माने अभी आप पढ़े हैं पॉलीमर, तो पॉली माने बहुत बार, क्या बहुत बार, तो हाइड्रोक्सी माने अल्कोहल, तो बहुत बार अल्कोहल होना चाहिए। और मेन कंपाउंड ऑल्डिहाइड माने एक ऑल्डिहाइड और बहुत सारा अल्कोहल इस कंपाउंड में रहेगा, उसी को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन माने कीटोन रहेगा और बहुत सारा OH जुड़ा रहेगा उसमें। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, and such compounds and such compounds which on heating, which on heating, sorry heating नहीं, हाइड्रोलिसिस, which on hydrolysis माने पानी से रिएक्शन कराया जाए, which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde, gives polyhydroxyaldehyde
और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर नोन एज carbohydrates, आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो जी, सबसे पहली बात, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वैसे कंपाउंड जिनका पानी से रिएक्शन कराने पे वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दें, ठीक है ना, मैंने पानी देने पे कोई कंपाउंड यदि हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दे रहा है तो फिर उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब ये 100% वैलिड डेफिनेशन है, देखते हैं कैसे। देखो जी, तो इन्होंने बोला कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड चाहिए, तो अभी जस्ट हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था उसको जरा एक बार और लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड में हमने बताया था ये वाला फॉर्मूला। तो आप बताइए यहाँ पे क्या इसमें एक अल्कोहल है कि दो अल्कोहल है? तो आप देख पा रहे हैं कि एक अल्कोहल यहाँ पे, एक अल्कोहल यहाँ पे, तो एक से ज्यादा हुआ माने पॉलीहाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। और ये ऊपर वाला ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब पिछले डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया इसने। या फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लो, तो ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर लेते हो तो ऊपर में तो एल्डिहाइड है, देखो इधर OH मिल रहा है, इधर OH मिल रहा है, इधर भी OH मिल रहा है, ठीक है ना, और इधर भी OH मिल रहा है, और इधर नीचे भी OH मिल रहा है। लो, कितना अल्कोहल चाहिए? तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी फिर से ये मेंटेन कर रहा है। तो देखो, हाइड्रोक्सी 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 हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी हो ही गया, ऊपर से एल्डिहाइड है ही, तो इसको भी हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का तो एक ही एग्जांपल है, और वो आपको अभी हम बता दिए हैं, फ्रुक्टोज वाला, ठीक है ना। ओ एच एच, ओ एच एच, एच ओ एच, और फिर एच ओ एच, ठीक है, और CH2OH। तो देखो बाबू, यहाँ पे देख सकते हो तो लोग कि ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, तो ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी है, लेकिन ये कीटोन है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। तू लोग अभी जस्ट देखे हो कि ये भी तुम्हारा क्या है, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट है जो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से है। तो ये फ्रुक्टोज था, और ओल्ड डेफिनेशन से ये तुम्हारा क्या था, अ, अ, ये ओल्ड डेफिनेशन से कार्बोहाइड्रेट था, तो न्यू डेफिनेशन से भी ये कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि नया डेफिनेशन सीधे सीधे खाली बोल रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन चाहिए, और पॉली है हमारे पास हाइड्रोक्सी, और कीटोन भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइड भी है, तो ये दोनों चीजें हैं। अब तीसरा बात यहाँ पे आता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड सच कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, और कुछ ऐसे कंपाउंड जो इन दोनों से बच जाए और उनका हाइड्रोलिसिस कराने पे उनको पानी दे दिया जाए तो वो इन दोनों में चेंज हो जाए, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में चेंज हो जाए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में चेंज हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग का फंस रहा था, C12H22O11 वाला, ये वाला मामला फंस रहा था, तो इसको भी सुलझा देगा अगर ये डेफिनेशन, तो ये 100% प्योर डेफिनेशन माना जाएगा। तो चलिए अगले पेज पे हम इसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए। तो देखो बाबू, जो मामला फंस रहा था उनको जरा पानी पिलाया जाए। ये सुक्रोज है, तुम भी जानते हो, तो सुक्रोज को कैसे प्रूफ किया जाए, तो इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। अब वाटर के साथ जैसे आपने रिएक्शन कराया, तो देखो कार्बन 12 था तो दो भाग में टूट गया, C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, और एक बार और बना दें, C6H12O6। तो देखो जी, 6 6 12 12 है यहाँ पे, और बताओ यहाँ पे 22 और 2 24,
देखो 12 और 12 24, 11 और एक 12, तो यहाँ पे 6 6 12। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज। बताओ जरा, क्या तुम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हो? तो इसको तुम बोलते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हो? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ गए? और ये क्या है? सुक्रोज। मैंने वैसा कंपाउंड जो कि पानी में रिएक्शन करके हमको दे दिया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसीलिए हम लोग सुक्रोज को भी अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ये शुरू से ही कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट देने का इसका तरीका क्या हुआ कि इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया, और इस हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम लोगों को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान किया। तो तीनों बातें को याद रखिएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और वैसे कंपाउंड जिनका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करें, हाइड्रोलिसिस कराएं, तो वो हम लोगों को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दे, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है? किसी को डाउट है तो मैसेज कीजिए। किसी को डाउट है तो मैसेज कीजिए। पिछला पेज कीजिए, यही डाउट है। चलिए फटाक से ले लीजिए सभी लोग, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। चलिए तो एक छोटा सा टॉपिक अब बता देते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। देखो जी, 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 और H2O मिलते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट में मिलते हैं। क्लोरोफिल जानते हो, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल पे मिलते हैं ये दोनों, और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है? सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये बदल जाते हैं ग्लूकोज में, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है ना? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि ग्लूकोज बनाने का ये एक तरीका हो गया फोटोसिंथेसिस के द्वारा। CO2 का नाम सभी लोग जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं क्लोरोफिल पे, और ये लोग मिल करके ग्लूकोज में बदल जाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है? तो याद रखना, प्लांट्स के लिए लीव्स के ऊपर में ये ऐसा होता है। ठीक है? और एक रिएक्शन है जो तुम लोग को जानना चाहिए, जिसका जस्ट अपोजिट है, जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन जो हम लोग के यहाँ बॉडी में प्रोसेस होता है, उसका क्या रिएक्शन होता है, तो उसको भी हम लिख दे रहे हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 1 2 नंबर में कभी कभी। तो देखो जी, जो प्रोसेस हुआ इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस करा देते हैं। 6O2 गैस प्लस ग्लूकोज C6H12O6, और एंजाइम्स यहाँ पे रहते हैं, कैटलिस्ट। एंजाइम्स हमारे बॉडी के कैटलिस्ट को कहा जाता है। ये क्या करता है कि ग्लूकोज को तोड़ करके CO2 और वाटर में बदल देता है। मतलब सीधा सीधी ये प्रोसेस उल्टा है दोनों एक दूसरे का। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पायरेशन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, और यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है इस प्रोसेस में। ठीक है? अब कितना एनर्जी ये एक्यूरेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन गैस है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों रिएक्शंस को याद कर जाइएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? क्लासिफिकेशन हम लोग कई तरीके से करेंगे। ठीक है? उसमें सबसे पहला तरीका जो हमारा होगा वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग कैटेगराइज करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप आप लोग देख पा रहे हैं कि मेनली दो ही प्रकार, दो ही टाइप का है। ठीक है, दो टाइप का है। उसमें एक को बोलते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला है तुम्हारा एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर, और दूसरा है तुम्हारा कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर और दूसरा है बाबू कीटोज शुगर। देखो एकदम सिंपल है, समझ लीजिए। नाम से समझ में आ रहा है कि एल्डोज माने अल्डिहाइड होगा, और कीटोज माने कीटोन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको कि दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट in which principal functional group, in which principal functional group is aldehyde, principal functional group is aldehyde, is called aldose sugar, is called aldose sugar। जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड रहे उसको एल्डोज शुगर कहते हैं। एग्जांपल में आप जानते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी लिखे हैं, जस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरा लिखे थे ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, राइबोज। ठीक है, और इसके बाद से गैलेक्टोज, ये सब आगे नाम सुनने को मिलेगा, अभी खाली नाम जान लीजिए। राइबोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना, मैनोज और टेलोज, बहुत सारा नाम आपको भी बताएंगे हम आगे चल करके। ठीक है, तो अभी एक दो नाम खाली आपको समझा रहे हैं, डायग्राम के साथ सिखाएंगे। और दूसरा है आपका कीटोज शुगर। देखिए इसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो हो रहेगा वो कीटोन रहेगा। ठीक है ना, नाम से समझ में आ रहा है कीटोज शुगर, तो जिसमें कीटोन रहे तो लिखेंगे दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट in which principal functional group, in which functional group principal functional group is ketone, is ketone, is called कीटोज शुगर, कीटोज शुगर। ठीक है, और कीटोज, कीटोज शुगर में हम लोग देख रहे हैं एक ही मेन एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। तो आपने अभी देखा है जस्ट कि फ्रुक्टोज में कीटोन आता है और मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, और बाकी अल्कोहल भी है बट मेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो इसीलिए फ्रुक्टोज जो है वो तुम्हारा कीटोज शुगर हो जाता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम लोग दो तरीके का बोल सकते हैं, एक एल्डोज शुगर और एक बोलते हैं कीटोज शुगर। ठीक है, और एक सेकंड क्लासिफिकेशन है, खाली इंट्रो दे देते हैं और बाकी डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो जी अब शुगर में कितने कार्बन के एटम है उसके आधार पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कई तरह से बांटा जा सकता है जब कार्बन की बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम आपको चार तरह का बताएंगे। आपके जेई सिलेबस तक में चार ही तरह का बताना है। तो देखो जी सबसे पहले पहला वाले को बोलते हैं ट्रायोज शुगर। ट्रायोज शुगर तो लोग घर से डेफिनेशन लिख लेना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तीन होते हैं। तो लिख सकते हो डेफिनेशन में कि दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच थ्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ट्रायोज शुगर। दूसरा होता है टेट्रोज शुगर, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चार रहेंगे,
ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 4, कार्बन एटम इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना था, तो 3 था, तो 3 के चलते हम लोगों ने इसको ट्रायो शुगर बोला। और अगर तीसरा बात करेंगे पेंटोज शुगर, ज़्यादातर प्रचलन में यही है, आगे चल के ये बायोकेमिस्ट्री बन जाता है और ये बहुत वास्ट बन जाता है आगे चल करके, उतने डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे टोटल 5 होंगे। और चौथा जो है वो हेक्सोज शुगर है। तो हेक्सोज शुगर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 रहेगा। तो इन सब का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कल बताएंगे आपको। अब देखो जी, दोनों को जरा मिक्स करते हैं। प्रिंसिपल, इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड, यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम is 3, number of carbon atom is 3, then that particular carbohydrate is called तो चलिए, तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन रहेगा तो ट्राइओज बोलिएगा, और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अल्डो ट्राइओज बोलेंगे।